मैं बीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। हम अपने अध्ययन के क्रम में भारतीय राज्य व्यवस्था की पुस्तक के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड से जो संबद्ध है, उग्रवादी राष्ट्रवाद के अंतर्गत उग्रवादियों के साधन या कार्यप्रणाली का अध्ययन करेंगे। देखो साथियों, हमने उदारवादियों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। उसमें हमने देखा कि उदारवादियों के जहाँ साधन थे स्वराज प्राप्ति के या राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के, वो साधन दया, याचिका, अनुनय, विनय, स्मरण पत्र, प्रार्थना पत्र इत्यादि थे। वहीं हम देखते हैं कि उग्रवादियों के जो साधन थे वो थोड़ा गर्म साधन थे। वो उदारवादियों के इन साधनों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। वो ये कहते थे कि ये साधन हमें स्वराज कभी नहीं दिला सकते हैं। उग्रवादियों द्वारा उदारवादियों के ये जो नरम साधन थे, इनको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा से विभूषित किया गया है। गर्मपंथियों के साधन उदारवादियों की तुलना में तीव्र, अधिक उग्र, अधिकारपरक एवं असहयोगी तरीके के थे। अर्थात उग्रवादी उदारवादियों के बराबर धैर्य नहीं था उनके अंदर। उनको सुधार थे जो भी या स्वराज प्राप्ति थी, वो तीव्र और उग्र तरीके से उनको प्राप्त करना उनका लक्ष्य था। नोबिन्सन ने यह कहते हुए उद्धृत किया है कि अपने उद्देश्य के कारण नहीं, वरन उसे प्राप्त करने के उपायों के कारण हमें उग्रवादियों की उपाधि मिली है। उग्रवादियों का तर्क था कि इंग्लैंड जैसे स्वतंत्र और जनतांत्रिक देश में तो संवैधानिक साधनों के संघर्ष द्वारा वांछित राजनीतिक सुधार प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन भारत जैसे पराधीन राष्ट्र में यह संभव नहीं है। निश्चित रूप से ये कथन काफ़ी प्रासंगिक है। कारण ये है कि उस समय ब्रिटेन में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जहाँ राजनीतिक सुधारों को विभिन्न तरीक़ों से प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन भारत जैसे हालातों में भारत ब्रिटेन के अधीन था राजनीतिक रूप से। तब इन साधनों के द्वारा हम स्वराज प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा उग्रवादियों का मानना था। इनके जो प्रमुख साधन थे स्वराज प्राप्ति के, उनमें पहला साधन है स्वावलंबन। बिपिन चंद्र पाल का विचार था कि स्वराज स्वावलंबन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा, यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज ले लो, तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। अर्थात इस कथन से ध्वनित होता है कि उग्रवादियों के अंदर ये भाव था कि हम स्वराज को संघर्ष के द्वारा मेहनत करके प्राप्त करें, क्योंकि ये स्वराज हमें अपने आप मिलना असंभव है। निश्चित है इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। इसीलिए उग्रवादियों के द्वारा थोड़े से कठोर साधन अपनाए गए। दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरोध। उग्रवादी शासकों के सहयोग के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई। बिपिन चंद्र ने कहा है, सरकार के कार्य को ठप किया जा सकता है अगर समस्त भारतीय कर्मचारियों में यह भाव जागृत हो जाए कि हमें सम्मान मिलना चाहिए, तो सरकारी कार्यालयों में हड़ताल की जा सकती है। देखो, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि भारतीयों के ऊपर, हमारे ऊपर उस समय जब शासन किया जा रहा था, तो हम ही उसमें सहयोग कर रहे थे। कहीं ना कहीं हम सरकारी कर्मचारी के रूप में, किसी और पेशे के रूप में उनको टैक्स देते थे और उस टैक्स के द्वारा हम पर शासन किया जाता था। तो अगर हम सब असहयोग कर दें, एक हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि हमें पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से पूरी सरकारी मशीनरी को ठप किया जा सकता था और ये कार्य बड़ा परिवर्तन वाला होता। अगला बिंदु, बहिष्कार। उग्रवादियों के बहिष्कार आंदोलन की मुख्य प्रवृत्ति तो विदेशी वस्तुओं के ही विरुद्ध थी, लेकिन इसके साथ साथ सरकार के साथ असहयोग, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों और उपाधियों का बहिष्कार शामिल था। लाला लाजपत राय ने कहा, दुकानदार की जाति ब्रिटिश राष्ट्र को नैतिकता के ऊपर आश्रित तर्कों की अपेक्षा व्यापार में घाटा होने की बात अधिक प्रभावित करेगी। देखो,
कितना महत्वपूर्ण कथन है ये। इसका भावार्थ ये है कि हम अगर असहयोग करेंगे, हम अगर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, अगर हम सरकारी नौकरी और उपाधियों का बहिष्कार करेंगे, तो निश्चित रूप से ब्रिटिश जो व्यापारी के रूप में भारत में आए थे उनको नुकसान होगा, और नुकसान होने की बात उन पर ज़्यादा असर डालेगी, क्योंकि उनके अंदर एक व्यापारिक नैतिकता है ये कि हमें लाभ नहीं होगा तो हम यहाँ से अलाभकारी सिद्ध होगा हमारे लिए, हम ये छोड़ के चले जाएं। अगला बिंदु, स्वदेशी। उग्रवादी नेता स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वदेशी में आस्था रखते थे। वह मानते थे कि स्वदेशी बहिष्कार का पूरक है एवं विकल्प है। निश्चित है कि हम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे तो हमारे पास स्वदेशी विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। अगर हम पाश्चात्य शिक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं तो हमारे पास एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। अगला बिंदु, राष्ट्रीय शिक्षा। उग्रवादी मानते थे कि पाश्चात्य शिक्षा भारतीयों को सांस्कृतिक दासता की ओर ले जाएगी, अतः हमें भारतीय शिक्षा पद्धति को ही अपनाना होगा। जहां उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा को सकारात्मक मानते हैं, वहीं उग्रवादी इसके विरुद्ध राष्ट्रीय शिक्षा के पक्षधर थे। लोकमान्य तिलक ने इसी उद्देश्य से दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। अगर हम देखें कि उदारवादी और उग्रवादियों के व्यक्तित्व और विचारधारा में एक महत्वपूर्ण अंतर है, तो उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा के परिणाम थे, तो उग्रवादी भारतीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक नवजागरण के। इसी कारण उदारवादी भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा की ओर उन्मुख करते हैं, और वहीं उग्रवादी भारतीयों को सांस्कृतिक दृष्टि से मजबूत बनाकर भारतीय शिक्षा पद्धति, जो पुरातन शिक्षा पद्धति है, उसकी पैरोकारी करते हैं। अगला हम देखते हैं ब्रिटिश शासन का विरोध। उग्र राष्ट्रवादी भारत ब्रिटेन मधुर संबंधों के खिलाफ थे। वे मानते थे कि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। तिलक ने केसरी में लॉर्ड कर्जन के कुत्सित कार्यों की कटु आलोचना की, एवं लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस का नेतृत्व किया। उस जुलूस में उनके लाठी भी पड़ी थी, उसके बाद वो घायल हो गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो उग्र राष्ट्रवादी हैं वो एक खुलकर सामना करना, डटकर विरोध करना, नीतियों का सामने आना संघर्ष के लिए, ये सारी चीज़ें देखते हैं। जबकि उदारवादियों का जो पैटर्न था, वो उदारवादी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, ये भले लोग हैं और हमें इनसे संबंध अच्छे रखने चाहिए, कभी न कभी इनके मस्तिष्क में हमारी बात समझ में आ ही जाएगी। अब हम देखते हैं उग्रवादियों का योगदान। उदारवादियों के देश प्रेम पर हम संदेह नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ अपेक्षाकृत कम धारदार हथियार थे। उग्रवादियों ने इस तथ्य को भलीभांति समझ लिया कि हमें संघर्ष का मार्ग ही चुनना होगा। हम उग्रवादियों के योगदान की समीक्षा के अंतर्गत देखते हैं कि उग्रवादियों ने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी दिशा को बदल कर रख दिया। राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया उग्रवादियों ने, और उस जन आंदोलन में हम देखते हैं कि उदारवादियों के दौर में जहाँ पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग तक जन आंदोलन का स्वरूप था, वो इन्होंने बिल्कुल निचले तबके के लोगों तक, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे थे, वहाँ तक जन आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। बहिष्कार एवं स्वदेशी के रूप में उग्रवादियों ने दो ऐसे हथियार प्रदान किए जिसने ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया। तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जो भारतीयता पर आधारित थी, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को वो जब पाश्चात्य शिक्षा चरम पर थी, पाश्चात्य शिक्षा को उदारवादी पसंद कर रहे थे। भारत में एक ऐसा वर्ग उभर रहा था जो पाश्चात्य शिक्षा से पढ़ा लिखा एवं समर्थक था। तब उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा का विकल्प प्रस्तुत किया और ये भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा से बहुत ज़्यादा बेहतर है और यही हमारा कल्याण कर सकती है। अगला हम देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जो कि 1909 में आया। निश्चित रूप से
पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम तात्कालिक रूप से ब्रिटिश सरकार की ये मजबूरी थी कि उनको ये सुधार करना पड़ा उग्रवादियों की नीति एवं कार्यक्रमों को देखकर, जिसके अंतर्गत उन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सुधार किए। अगला देखते हैं, उग्रवादियों में अपेक्षाकृत त्याग भाव व कष्ट सहने की क्षमता अधिक थी। निश्चित रूप से उदारवादी उग्रवादियों को एक तरह से कायरता के रूप में देखते थे। वो ये देखते थे कि इन लोगों के अंतर्गत त्याग भावना नहीं है। हमें देखते हैं कि उग्रवादियों के अंतर्गत त्याग भावना उस रूप में भी थी कि वो किसी भी कीमत पर स्वराज प्राप्ति चाहते थे। वो मन, मस्तिष्क, शरीर, किसी भी चीज़ का त्याग करने के लिए तैयार थे इस लक्ष्य के लिए। हम देखते हैं उग्रवादियों का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन एक तरफ यह भी कहा जाता है कि उग्रवादियों ने राजनीति के साथ धर्म का समन्वय कर एक भारतीय तबके को आंदोलन से दूर होने का कारण दिया। पंडित नेहरू ने कहा, उग्र राष्ट्रवाद सामाजिक रूप से निश्चित प्रतिक्रियावादी था। हम उग्रवादियों की आलोचना के रूप में देखते हैं कि उग्रवादियों ने धर्म और संस्कृति को आगे लेकर निश्चित रूप से देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को आगे लाने का कार्य किया, लेकिन कई बार इसकी आलोचना भी हुई है और आलोचना इस आधार पर हुई है कि इससे समाज का एक वर्ग उनसे छिटका। धन्यवाद।